हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सबने थंबनेल में देखा, पॉलिटिकल साइंस फिफ्थ सेमेस्टर पेपर फर्स्ट के हम क्वेश्चन के साथ साथ इसके आंसर को भी देखेंगे। हम किस तरीके से अपने एग्ज़ाम में आंसर्स को लिखेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पता चलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आपको पूरे क्वेश्चंस के यहाँ पूरे तीनों सेक्शन के क्वेश्चंस को देखने के लिए को मिलेंगे, किस तरीके के आंसर्स हमें लिखने हैं। ठीक, तो इसी के आधार पर आपके एग्ज़ाम में भी इस बार भी आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आएंगे। तो इन्हीं सभी टॉपिक्स के आधार पे आप सभी अपना तैयार कर लीजिए। तो देखिए, आइए बीए पंचम सेमेस्टर परीक्षा 2024 के PYQ 2024 का है ये फिफ्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट, कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिक्स, यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड चाइना। इस टाइमिंग जो है आपकी 2 घंटे की है और टोटल मार्क्स 75 है। और इसमें आपको 3 सेक्शन, जैसे कि MGKVP हमेशा अपना एग्ज़ाम कराती है, तो उसका पैटर्न है कि 3 सेक्शन देगी, जिसमें से पहला सेक्शन में 5 क्वेश्चन रहेंगे। पाँचों क्वेश्चन जो है आपको पूरे करने हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है बताइए। बी है ब्रिटिश राजमुकुट, ब्रिटिश क्राउन क्या है बताइए। सी है शक्ति प्रतिकरण, सेपरेशन ऑफ पावर क्या है। डी है माओवाद म्यूजियम क्या है। ई है जनमत संग्रह, रेफरेंडम क्या है। तो ये आपको बताना है। तो मैंने वीडियो के में पूरे आंसर्स को लिखकर बताया है, आगे देखेंगे हम इसी वीडियो में। तो फिर सेक्शन बी चलते हैं। सेक्शन बी में आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए होते हैं। 8 में से आपको कोई 5 करना होता है, कोई भी आप 5 अपने से चूज करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 करना है। तो पहला क्वेश्चन है दूसरे का ए, और मैं 8 का आंसर लिखी हूँ, उसके अनुसार आप सभी जो भी अपना याद सिंपल लगे, मतलब सरल हो जाए, वो अपना लिख कर सकते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति विषय के विकास की विवेचना कीजिए। डिस्कस द ग्रोथ ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। बी है पूंजीवाद के मुख्य तत्वों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द मेन एलिमेंट्स ऑफ कैपिटलिज्म। सी है उदार लोकतंत्र के मुख्य सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द मेन प्रिंसिपल ऑफ द लिबरल डेमोक्रेसी। डी है समाजवादी राज्य की कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सोशलिस्ट स्टेट्स। ई है 9 उपनिवेशवाद की विशेषता को बताइए। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू कॉलोनियलिज्म। एफ है ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता को बताइए। सुपरमेसी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जी है अमेरिकन संविधान की मुख्य विशेषता बताइए। एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या है। एच है आपका, एच में आपका है कि चीन की राजनीतिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक लक्षण, डेमोक्रेटिक फीचर्स इन चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम में बताने हैं। तो इन सब के आंसर्स मैं आगे बताऊंगी इसी वीडियो में, लास्ट तक जरूर बने रहिए। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पर इवन और सभी सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, सभी क्वेश्चन पेपर, साथ में इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी के नोट्स के साथ साथ प्रैक्टिकल फाइल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। और को करिकुलर से रिलेटेड, हिंदी माइनर सब्जेक्ट से भी रिलेटेड आपको सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सिलेबस सभी कुछ मिलेगा। तो सेक्शन सी चलती है, देखते हैं। तो सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं। 4 में से आपको 2 कोई करना होता है और वर्ड लिमिट जो है 400 शब्द है। यदि आप के क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के अनुसार यदि आप अपना आंसर लिख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका 400 वर्ड जाए ही जाए। अगर आपका 200 में भी हो जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से, मतलब आप आंसर जो दे रहे हैं वो आंसर क्वेश्चन पे डिपेंड है कि नहीं है, ऐसी आंसर लिखनी है आप सभी को। तो पेज भरे या ना भरे, लेकिन आप आंसर सटीक लिखिए तो आपको नंबर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। यहाँ आपका 400 दिया है तो 400 से कम भी चल सकता है, 400 से ज़्यादा भी चल सकता है। ये एक वर्ड लिमिट होती है कि इतने तक आप सभी आंसर का जवाब दे सकते हैं, नहीं कि बस दिया है क्वेश्चन बस उसका मतलब बता दिए उसके बाद हो गया आपका, नहीं, उसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन सी के चारों क्वेश्चंस को। तो सेक्शन सी के तीसरे क्वेश्चन में ए दिया है ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति और शक्तियों का वर्णन कीजिए, ठीक है।
एवेल्युएट द पावर ऑफ पोजीशन ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स। बी है अमेरिकन संविधान नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है, विवेचना कीजिए। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंसेस, डिस्कस। तो यहाँ पे आपको पूरे क्वेश्चंस के आंसर जो है मिलेंगे। मैंने पूरे क्वेश्चंस के आंसर बता रखे हैं, इसमें से आपको दो करने हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। स्विट्जरलैंड की संघीय कार्यपालिका विशिष्ट लक्षण युक्त बहुल कार्यपालिका है, विवेचना कीजिए। द फेडरल एक्जीक्यूटिव ऑफ स्विट्जरलैंड इज प्लूरल एक्जीक्यूटिव विथ स्पेशल फीचर, डिस्कस। डी है चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए चलते हैं हम अपने आंसर्स पे, देखते हैं कि आंसर्स क्या हैं सभी क्वेश्चंस के। तो सभी क्वेश्चंस के सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 का ए देखते हैं क्या है। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को समझाइए। तो यहाँ पे तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्या है उसे हम बताएंगे। तो तुलनात्मक राजनीति एक राजनीतिक विज्ञान की शाखा है जिसमें विभिन्न देशों और राजनीतिक प्रणालियों की तुलना की जाती है। इसका उद्देश्य राजनीतिक घटनाओं, प्रणालियों और प्रक्रियाओं की तुलना करके उनकी समानताओं और अंतरों में को समझना होता है। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के निम्नलिखित प्रकृति हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे राजनीति की प्रकृति जो है निम्नलिखित हो सकती है। तो पहला है विविधता की पहचान करने में समर्थ, दूसरा है तुलना और विश्लेषण करने में समर्थ, तीसरा है सामान्यीकरण और सिद्धांत निर्माण में सहायक, और चौथा है राजनीतिक प्रणाली की समझ, और पांचवा है नीति निर्माण में सहायता। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन ए के फर्स्ट का बी देखेंगे क्वेश्चन। ब्रिटिश राजमुकुट क्या है, ब्रिटिश क्राउन क्या है, किसे कहेंगे। तो ब्रिटिश क्राउन जो है यहाँ इसके बारे में बता रहा है कि ब्रिटिश राजमुकुट यूनाइटेड किंगडम के राज्य का प्रतीक है जो ब्रिटेन के राजा या रानी के अधिकार और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक प्रतीकात्मक और संवैधानिक संस्था है जो ब्रिटेन के राज्य के मुख्य प्रतीकों में से एक है। ब्रिटिश राजमुकुट के कुछ मुख्य पहलू हैं इस प्रकार से जो हम इसे देख सकते हैं कि ब्रिटिश राजमुकुट जो है उसकी खासियत क्या होती है। तो यहाँ पे ब्रिटिश राजमुकुट जो है राजा या रानी का प्रतिनिधित्व करता है, संवैधानिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतीकात्मक शक्तियों का प्रतीक होता है और राजकीय समारोह का दायित्व करता है। तो ये राजमुकुट जो है उसकी विशेषता होती है। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, फर्स्ट का सी, शक्ति पृथक्करण क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो यहाँ हम शक्ति पृथक्करण को देखेंगे। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर जो है, शक्ति पृथक्करण एक राजनीतिक सिद्धांत है जिसमें सरकार की शक्तियों को 3 अलग अलग शाखाओं में विभाजित किया जाता है। पहला है विधायिका, लेजिस्लेटिव। यह शाखा कानून बनाने की शक्ति रखती है, इसमें संसद या विधानसभा शामिल होती है। फिर सेकेंड आप देखेंगे कार्यपालिका, एक्जीक्यूटिव। तो यह क्या होती है, यह शाखा कानूनों को लागू करने की शक्ति रखती है, इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य अधिकारी शामिल होते हैं। नेक्स्ट थर्ड है न्यायपालिका, जुडिशरी। तो जुडिशरी क्या करती है, यह शाखा कानूनों की व्याख्या करने में और उनकी वैधता का निर्धारण करने में की शक्ति रखती है, इसमें उच्चतम न्यायालय और अन्य न्यायालय शामिल होते हैं। तो शक्ति पृथक्करण के उद्देश्य को भी इसी साथ देखते चलते हैं। यहाँ तो आपको बस शक्ति पृथक्करण को बताना है, लेकिन हम इसके उद्देश्य को भी इसी के साथ देखते चलेंगे। ठीक है, तो हमें क्या होगा, यहाँ पे अगर लॉन्ग में पूछ रहा है तो हम आसानी से यहाँ बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे शक्ति पृथक्करण के उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे उद्देश्य है सरकार की शक्तियों को संतुलित करना, दूसरा है किसी शाखा को अत्यधिक शक्तिशाली होने से रोकना, तीसरा है नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना, और चौथा है सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना। यह सिद्धांत आधुनिक लोकतंत्र में व्यापक रूप से अपनाया गया है और सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, इस तरीके से हम अपने आंसर्स को लिख लेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, डी है माओवाद क्या है। तो माओवाद को देखते हैं। तो माओवाद क्या है यहाँ पर देखेंगे हम। तो माओवाद क्या है, एक राजनीतिक विचारधारा है जो चीनी क्रांतिकारी नेताओं तेज तुंग
से तुंग के विचारों पर आधारित है। यह विचार मार्क्सवाद लेनिनवाद के सिद्धांतों को सैन्य राजनीति में जोड़ती है और इसका मुख्य उद्देश्य हिंसक क्रांति के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाना है। माओवाद के मुख्य सिद्धांत इस तरीके से हो सकते हैं। पहला, राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति करने के लिए। दूसरा, हिंसक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए। और तीसरा, साम्यवाद को बढ़ावा देने के लिए हो सकता है। आगे नेक्स्ट देखेंगे, फर्स्ट का ई देखेंगे जो कि लास्ट है, 5वां क्वेश्चन। ठीक, तो फर्स्ट के 5वां को देख लेते हैं। तो जनमत संग्रह रेफरेंडम क्या है? तो जनमत संग्रह को देखेंगे तो जनमत संग्रह जो है एक प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष के सभी मतदाताओं को मतदान के द्वारा किसी एक विशेष प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। यह एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक रूप है जिसमें जनता अपने विचारों और राय को व्यक्त करने का अवसर प्राप्त करती है। आगे देखेंगे इसी के साथ जनमत संग्रह के माध्यम से, मतलब जब आपको लॉन्ग में भी आ सकता है तो ऊपर जो है वो एक पैरा आप लिख सकते हैं शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में। अगर लॉन्ग में आए तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जनमत संग्रह के माध्यम से सरकार की नीतियों या किसी प्रस्तावित कानून के बारे में जनता की राय कानून की जाती है। यह नए संविधान के निर्माण, वर्तमान संविधान में संशोधन, किसी नए कानून, किसी निर्वाचित सदस्य का निर्वाचन रद्द करने या केवल सरकार की किसी विशिष्ट नीति को स्वीकार या अस्वीकार करने में संबोधित हो सकता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जनमत संग्रह की विशेषताएं निम्नलिखित है। तो क्या है, यह किसी एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली व्यक्ति का मत नहीं होता। यह अधिकांश बहुसंख्यक भाग का मत होता है। यह जन कल्याण या सार्वजनिक हित पर आधारित होता है। आगे देखेंगे इसी में दिया है कि यह विवेक या तर्क पर आधारित होता है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। जनमत संग्रह जो है अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा करता है। इसमें नैतिक तथा न्याय की भावना भी होती है। आगे अब हमारा सेक्शन ए खत्म हुआ। अब सेक्शन बी पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर आप सभी को बताना है कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति विषय के विकास की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर इस तरीके से हो जाएगा कि तुलनात्मक राजनीतिक विषय के विकास की विवेचना करने से पहले यह समझना आवश्यक है कि तुलनात्मक राजनीति क्या है। तो तुलनात्मक राजनीति हमने वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन में हमने देखा क्या है। यह एक राजनीतिक विज्ञान की शाखा है जिसमें विभिन्न देशों और राजनीतिक प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति के विकास की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं जो इस प्रकार हैं। तो आगे हम देखेंगे, यहाँ पर पहला चरण क्या है, प्रारंभिक चरण। तो प्रारंभिक चरण में तुलनात्मक राजनीति के विकास का प्रारंभिक चरण अरस्तु के समय से शुरू हुआ, जिन्होंने विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं, संविधानों और शासन प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। सेकेंड देखेंगे, परंपरागत उपागम। 19वीं सदी में तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में परंपरागत उपागम का प्रयोग किया गया। इस उपागम में राजनीतिक संस्थाओं में के वर्णनात्मक अध्ययन पर जोर दिया गया था। तीसरा देखेंगे, थर्ड है आधुनिक उपागम। तो आधुनिक उपागम क्या कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति में आधुनिक उपागम का विकास हुआ। इस उपागम में राजनीतिक व्यवस्थाओं के विश्लेषणात्मक अध्ययन पर जोर दिया गया था। आजकल तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न दृष्टिकोणों और उपागमों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें संस्थागत उपागम, आधुनिक उपागम, राजनीतिक व्यवस्था उपागम और मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम शामिल हैं। इन उपागमों के माध्यम से तुलनात्मक राजनीति विषय के विकास में महत्वपूर्ण क्या हुआ, योगदान हुआ है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी के क्वेश्चन 2 के बी का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि पूंजीवाद के मुख्य तत्वों का वर्णन कीजिए। तो एक्सप्लेन द मेन एलिमेंट्स ऑफ कैपिटलिज्म। तो पूंजीवाद एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर निजी स्वामित्व होता है और लाभ की प्रेरणा से उत्पादन किया जाता है। पूंजीवाद के मुख्य तत्व निम्नलिखित है। तो पहले तत्व क्या है, पहला तत्व यहाँ पे दिया है निजी तत्व। निजी तत्व देखते हैं, यहाँ पे पहला तत्व क्या है, निजी तत्व। तो निजी स्वामित्व जो है, पूंजीवाद में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, जैसे कि जमीन, कारखाने, मशीन आदि। नेक्स्ट है कि लाभ की प्रेरणा। पूंजीवाद में लाभ की प्रेरणा से उत्पादन किया जाता है, जिसका अर्थ है कि उत्पादक
अपने उत्पादों को बेचकर अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रयास करते हैं। थर्ड है मुक्त बाजार। थर्ड क्या दिया है? मुक्त बाजार। मुक्त बाजार में क्या देखने को मिलता है? पूंजीवाद में मुक्त बाजार की व्यवस्था होती है जिसमें उत्पादक और उपभोक्ता अपनी मर्जी से कीमतें तय कर सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। चौथा है प्रतिस्पर्धा। पूंजीवाद में प्रतिस्पर्धा की व्यवस्था होती है जिसमें उत्पादक अपने उत्पादों को बेचने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वेतन श्रम। तो वेतन श्रम क्या है? तो वेतन श्रम जो है पूंजीवाद में वेतन श्रम की व्यवस्था होती है जिसमें श्रमिकों को उनके काम के लिए वेतन दिया जाता है। सिक्स्थ है पूंजी निवेश। पूंजीवाद में पूंजी निवेश की व्यवस्था होती है जिसमें निवेशक अपनी पूंजी को व्यापार में निवेश करते हैं और लाभ कमाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसी में आगे कि आर्थिक विकास। इस आर्थिक विकास क्या है? पूंजीवाद में आर्थिक विकास की व्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन और व्यापार के माध्यम से आर्थिक विकास होता है। उपयुक्त इन तत्वों के माध्यम से लास्ट में हम निष्कर्ष भी लिख सकते हैं कि उपयुक्त इन तत्वों के माध्यम से पूंजीवाद ऐसी आर्थिक प्रणाली को बनाता है जो उत्पादन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के सी को देखते हैं। तो उदार लोकतंत्र के मुख्य सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द मेन प्रिंसिपल ऑफ द लिबरल डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका आंसर क्या होगा कि उदार लोकतंत्र एक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है। इसके मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। तो पहला सिद्धांत हम देखेंगे, क्या दिया है पहला सिद्धांत? नागरिकों के अधिकार जो है उदार लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। सेकंड है प्रतिनिधित्व। उदार लोकतंत्र में नागरिकों के प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं जो उनके हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। थर्ड है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। उदार लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है जिससे न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से न्याय कर सके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्या कह रहा है कि विपक्ष की भूमिका। उदार लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है जो सरकार की नीतियों की आलोचना करती है, नागरिकों के हितों की रक्षा करती है। नेक्स्ट पॉइंट है नागरिकों की भागीदारी। यहाँ पे अब नागरिकों की भागीदारी देख लेते हैं। तो उदार लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है जिससे वे अपने हितों की रक्षा कर सके और सरकार की नीतियों में योगदान कर सके। सिक्स्थ है सरकार की जवाबदेही। उदार लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही की रक्षा की जाती है जिससे सरकार नागरिकों के प्रति जवाबदेह हो। सेवेंथ है मानवाधिकार की रक्षा। उदार लोकतंत्र में मानवाधिकार की रक्षा की जाती है जैसे कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार। आगे देखेंगे। अब 8th है कानून का शासन। तो इसमें अब कानून का शासन देख लेते हैं 8th को। तो उदार लोकतंत्र में कानून का शासन की रक्षा की जाती है जिससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और सरकार की जवाबदेही हो सके। तो अब ऐसे ही देखेंगे 2 के डी को। तो यहाँ आपको 8 में से कोई 5 करना है तो आप कोई भी 5 इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने पूरे यहाँ 8 के आंसर्स को बता रखा है, ठीक है। तो इसी आधार पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, तो आप सभी तैयार हो जाइए, ठीक। तो अब यहाँ समाजवादी राज्य की कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सोशलिस्ट स्टेट। तो इसको कार्यप्रणाली का वर्णन करना है। तो देखते हैं क्या है कार्यप्रणाली इसकी। तो समाजवादी राज्य की कार्यप्रणाली में निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं। पहला है सार्वजनिक स्वामित्व। समाजवादी राज्य में उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है, मतलब सबका अधिकार होता है जिससे संसाधनों का समान वितरण हो सके। तो सेकंड है आर्थिक समानता। समाजवादी राज्य में आर्थिक समानता को बढ़ावा दिया जाता है जिससे सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हो। आगे देखेंगे। थर्ड है राज्य की भूमिका। थर्ड में क्या बोल रहा है कि राज्य की भूमिका। तो राज्य की भूमिका में समाजवादी राज्य में राज्य की भूमिका नागरिकों के हितों की रक्षा करना और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। फोर्थ है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। समाजवादी राज्य में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है जिससे न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से न्याय, यहाँ पे आपकी मात्रा छूट गई ना, तो न्याय कर सके।
ठीक है। फिफ्थ है नागरिकों की भागीदारी। समाजवादी राज्य में नागरिक की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है जिससे वे अपने हितों की रक्षा कर सके और सरकार की नीतियों के में योगदान कर सके। इस तरीके से हम आंसर्स को लिख लेंगे। अब आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पॉइंट और रह गया यहाँ। सिक्स यहाँ पर दिया है कि सरकार की जवाबदेही। तो समाजवादी राज्य में सरकार की जवाबदेही की रक्षा की जाती है जिससे सरकार नागरिकों के प्रति जवाबदेह हो सके। तो नेक्स्ट अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेक्शन बी के सेकेंड का ई। तो यहाँ पे ई दिया है कि उपनिवेशवाद क्या है और इसकी विशेषताओं को समझाइए। तो यहाँ पे डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स ऑफ न्यू कॉलोनियलिज्म। तो आंसर देखते हैं। तो उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक शक्तिशाली देश या संस्था दूसरे देशों या क्षेत्रों पर अपना आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव डालती है बिना उनके सीधे नियंत्रण के। यह की प्रणाली 20वीं सदी के मध्य में उपनिवेशवाद के पतन के बाद विकसित हुई थी। तो 9 उपनिवेशवाद की विशेषताएं क्या है, इस एक एक करके देखते हैं। आइए, तो यहाँ पर पहला दिया है कि आर्थिक नियंत्रण क्या है। तो आर्थिक नियंत्रण को देखेंगे तो आर्थिक नियंत्रण में 9 उपनिवेशवाद में शक्तिशाली देश या संस्था दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखती है जैसे कि व्यापार, निवेश और वित्तीय सहायता के माध्यम से। फिर है दूसरा है कि राजनीतिक प्रभाव। 9 उपनिवेशवाद में शक्तिशाली देश या संस्था दूसरे देशों की राजनीतिक प्रणाली पर प्रभाव डालती है जैसे कि राजनीतिक दलों को समर्थन देना या विदेश नीति को प्रभावित करना। तीसरा है सांस्कृतिक प्रभाव, जैसे कि मीडिया, शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से यह क्या करती है, देश पर के प्रति प्रभाव डालती है। आगे देखेंगे। फोर्थ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रयोग, जैसे कि विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रभाव डालती है। पांचवा है निजीकरण और उदारीकरण। 9 उपनिवेशवाद में शक्तिशाली देश या संस्था निजीकरण और उदारीकरण की नीतियों को बढ़ावा देती है जिससे उनके निगमों को दूसरे देशों के में व्यापार और निवेश के अवसर मिले। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का एफ। क्वेश्चन नंबर 2 का एफ क्या है कि ब्रिटेन के संसद की सर्वोच्चता को बताइए। तो ब्रिटेन के संसद की सर्वोच्चता को बताना है। सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक, इस तरीके से भारत की संविधान की सर्वोच्चता पूछ सकता है जैसे ब्रिटेन का पूछा है। ठीक, तो ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका अर्थ है संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। इसका मतलब यह है कि संसद के पास कानून बनाने, बदलने और रद्द करने की पूरी शक्ति होती है। इस सिद्धांत के अनुसार संसद के निर्णयों को किसी भी न्यायालय या अन्य संस्था द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। संसद के पास यह शक्ति है कि वह किसी भी कानून को बना सकती है, बदल सकती है या रद्द कर सकती है और उसके निर्णय अंतिम माने जाते हैं। किसके निर्णय? संसद के निर्णय। आगे देखेंगे। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह देश की एकता और स्थिरता को बनाए रखने में मदद करती है। यह सुनिश्चित करती है कि देश के एक केंद्रीय सरकार है जो कानून बनाती है और देश के हित में निर्णय लेती है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संसद की सर्वोच्चता का मतलब यह नहीं कि संसद के पास असीमित शक्तियां हैं। संसद को भी कुछ सीमाओं और मर्यादाओं का पालन करना होता है जैसे कि मानवाधिकारों का सम्मान करना और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान करना। इस तरीके से तो इसमें भी कुछ सीमाएं और मर्यादाएं होती हैं। ठीक, तो अब आगे हम देखेंगे अब हम देखेंगे 2 का जी। अब 2 का जी क्या कह रहा है कि अमेरिकन संविधान की मुख्य विशेषता बताइए। एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टर्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका संविधान की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। तो पहला हम लिखेंगे संघीय व्यवस्था। अमेरिका का संविधान एक संघीय व्यवस्था को स्थापित करता है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। दूसरा है पृथक्करण का सिद्धांत। अमेरिका के संविधान में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन
होता है। आगे देखेंगे इसी तरीके से, आगे है तीसरा है नागरिकों के अधिकार। नागरिकों के अधिकार में देखेंगे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, इस तरीके से होता है। चौथा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की रक्षा की जाती है। अमेरिकी संविधान में न्यायपालिका की सुरक्षा की जाती है, जिससे न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से न्याय कर सके। पांचवा है संशोधन की प्रक्रिया। अमेरिकी संविधान में संशोधन में आवश्यक परिवर्तन की जा सके, इसके लिए संशोधन प्रक्रिया भी होती है। छठा है केंद्र राज्य संबंध। अमेरिका के संविधान में केंद्र राज्य संबंधों की व्यवस्था है, जिससे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। सातवां देखेंगे, सातवां पॉइंट क्या है, नागरिकों की भागीदारी, जिसमें अमेरिकी संविधान में नागरिकों की भागीदारी जो है वह होती है, जिसमें नागरिक अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके और सरकार की नीतियों में योगदान कर सके। तो ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के एच को, चीन की राजनीतिक व्यवस्थाओं में लोकतांत्रिक लक्षण को बताइए। डेमोक्रेटिक फीचर्स इन चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम। आंसर देखेंगे तो चीन की राजनीतिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक लक्षणों के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला है लोकतंत्र केंद्रवाद। तो लोकतांत्रिक केंद्रवाद में देखेंगे चीन की राजनीतिक व्यवस्था में लोकतंत्र और केंद्रवाद के बीच संतुलन है। इसमें लोकतांत्रिक तत्वों के साथ साथ केंद्रीय नियंत्रण भी है। दूसरा देखेंगे जनवादी कांग्रेस। चीन में जनवादी कांग्रेस एक महत्वपूर्ण संस्था है जो देश की सर्वोच्च विधायिका है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों और समूहों के प्रतिनिधि शामिल हैं। तीसरा देखेंगे स्थानीय स्वायत्तता। चीन में स्थानीय सरकारों को कुछ स्वायत्तता प्रदान की गई है, जिससे वे अपने क्षेत्रों में निर्णय ले सकते हैं। चौथा है नागरिकों के अधिकार। चीन के संविधान में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की गई है, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब हम आगे आते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी को देखेंगे। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 3 में 4 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ मैंने चारों को के आंसर बता रखे हैं, आप चारों देख सकते हैं, क्योंकि आपके इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दिया है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति और शक्तियों का वर्णन कीजिए। एवेल्युएट द पावर एंड पोजीशन ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति और शक्तियां जो है ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रधानमंत्री को आमतौर पर हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत प्राप्त दल के नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री जो है मुख्य शक्तियां और जिम्मेदारियां इस प्रकार होती हैं। तो 1 2 3 करके हम लिख लेंगे इस प्रकार यहाँ पे। तो पहला लिखेंगे सरकार का नेतृत्व। तो प्रधानमंत्री सरकार का नेतृत्व करते हैं और मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करते हैं। दूसरा है नीति निर्धारण। प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों का निर्धारण करते हैं और उनके कार्यान्वयन की देखरेख करते हैं। तीसरा है संसद के साथ संबंध। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और विदेशी नेताओं के साथ बातचीत करते हैं। चौथा है संकट की स्थिति में नेतृत्व। प्रधानमंत्री संकट की स्थिति में नेतृत्व करते हैं और सरकार की प्रतिक्रिया का समन्वय करते हैं। आगे इस प्रकार हम इसी में देखेंगे कि इन शक्तियों और जिम्मेदारियों के साथ, यहाँ पर जो दे रखा है कि इन शक्तियों और जिम्मेदारियों के साथ ब्रिटिश प्रधानमंत्री ब्रिटिश की राजनीतिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक, अब इस तरीके से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बी के आंसर्स को। तो बी के आंसर्स को हम देखेंगे। तो बी का क्वेश्चन क्या है पहले देख लीजिए क्वेश्चन। तो अमेरिका संविधान नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है, विवेचना कीजिए। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंसेस डिस्कस करना है आपको। तो यहाँ पे आंसर हम इस तरीके से देंगे कि अमेरिका संविधान नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है, जो कि अमेरिकी लोकतंत्र की आधारशिला है। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि सरकार की कोई भी शाखा अत्यधिक शक्तिशाली ना हो और कि सरकार की शक्तियों का संतुलन बना रहे। आगे देखेंगे इसी में नेक्स्ट पैराग्राफ बदल कर लिखेंगे कि नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के अनुसार सरकार की तीनों शाखाओं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। प्रत्येक शाखा की अपनी विशिष्ट शक्तियों और जिम्मेदारियां होती हैं और
वे एक दूसरे के कार्यों पर नियंत्रण करती हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ फिर छोड़कर लिखेंगे कि यहाँ पर कार्यपालिका शाखा के पास कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि राष्ट्रपति के पास, ठीक, विधायिका शाखा के पास विधायी शक्तियाँ होती है, जैसे कि कांग्रेस के पास। और फिर उसके बाद लिखेंगे न्यायपालिका शाखा के पास न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के पास। इस तरीके से लिख लेंगे। अब हम आगे देखेंगे नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के अनुसार। यहाँ पर हम देखेंगे नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक शाखा की शक्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उदाहरण के लिए इस तरीके से कि राष्ट्रपति को कांग्रेस द्वारा पारित किए गए कानूनों पर वीटो करने की शक्ति है, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रपति के वीटो को ओवरराइड नहीं कर सकती है। आगे देखेंगे इसी में पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है कि कांग्रेस को राष्ट्रपति के न्यायाधीशों की नियुक्ति की पुष्टि करने की शक्ति है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट को कांग्रेस द्वारा पारित किए गए कानूनों की वैधता की जांच करने की शक्ति है। अब इसी तरीके से देखेंगे कि नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के फायदे और नुकसान क्या हैं। ठीक है, तो फायदे में देखेंगे यह सुनिश्चित करता है कि सरकार की कोई भी शाखा अत्यधिक शक्तिशाली न हो। यह सेकंड है, यह सरकार की शक्तियों को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। उसके बाद आपका यहाँ पर थर्ड है, यह नागरिकों को सरकार की नीतियों और कार्यों पर नियंत्रण करने में मदद करता है। अब इसी तरह इसके नुकसान भी देख लेते हैं। तो हालांकि नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के कुछ नुकसान भी हैं। तो पहला यहाँ पे यह सरकार को अधिक जटिल और धीमा बना सकता है। यह सरकार को सरकार की नीतियों और कार्यों के बारे में जागरूक करने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता हो सकती है। इसी के साथ हम इसका निष्कर्ष देख लेंगे। तो निष्कर्ष क्या कह रहा है कि अमेरिका संविधान नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है, जो कि अमेरिकी लोकतंत्र की आधारशिला है। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि सरकार की कोई भी शाखा अत्यधिक शक्तिशाली न हो और कि सरकार की शक्तियों का संतुलन बना रहे। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन यहाँ के आंसर हम देख लेंगे। ठीक है, लिख लेंगे और चैनल को जरूर से जरूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को भी, कि क्वेश्चंस जो है इस तरीके से लिख सकते हैं आप सभी। ठीक है, आगे देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड की संघीय कार्यपालिका विशिष्ट लक्षण युक्त बहुल कार्यपालिका है, विवेचना कीजिए। द फेडरल एक्जीक्यूटिव ऑफ स्विट्जरलैंड इज प्लूरल एक्जीक्यूटिव विच स्पेशल फीचर्स डिस्कस। तो इसका आंसर देखेंगे कि स्विट्जरलैंड की संघीय कार्यपालिका विशिष्ट लक्षण युक्त बहुल कार्यपालिका है, जो संघीय परिषद के रूप में मानी जाती है। यह परिषद 7 सदस्यों से मिलकर बनती है, जिन्हें संघीय सभा द्वारा चुना जाता है। तो इन सदस्य आगे देखेंगे इसी में, तो इन सदस्यों का कार्यकाल जो है 4 वर्ष का होता है। इसी में है, इन सदस्यों का कार्यकाल जो है 4 वर्ष का होता है और वे अपने कार्यकाल के दौरान संघीय सभा की सदस्य से त्यागपत्र दे देते हैं। फिर आगे देखेंगे संघीय परिषद की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है बहुल कार्यपालिका। संघीय परिषद के सभी सदस्यों की शक्तियां समान होती हैं और वे आपस में परामर्श करके निर्णय लेते हैं। सेकेंड है कि कार्यपालिका शक्तियां क्या है। तो कार्यपालिका शक्तियां जो है संघीय परिषद को कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे कि स्विस संविधान के उपबंधों को कार्य रूप प्रदान करना, संघीय संसद द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करना और विदेशों के साथ की गई संधियों को क्रियान्वित करना। थर्ड है विधायी शक्तियाँ। संघीय परिषद को विधायी क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है, जैसे कि संघीय संसद के समक्ष विधेयक प्रस्तुत करना, संविधान संशोधन संबंधी विधेयक प्रस्तावित करना और संघीय संसद की समितियों के में विचार विमर्श में भाग लेना। इस तरीके से देख लेंगे। आगे देखेंगे इसी में फोर्थ है वित्तीय शक्तियाँ। अब फोर्थ यहाँ पे वित्तीय शक्तियाँ क्या कह रही है कि संघीय परिषद को वित्तीय क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है, जैसे कि संघीय बजट तैयार करना, संघीय सरकार के आय व्यय का ब्यौरा संघीय संसद को देना और राजस्व तथा करों को एकत्रित करना। नेक्स्ट इसका निष्कर्ष देख लेंगे। इस प्रकार स्विट्जरलैंड की संघीय कार्यपालिका विशिष्ट लक्षण युक्त बहुल कार्यपालिका है, जो संघीय परिषद के रूप में जानी जाती है। यह परिषद स्विट्जरलैंड के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अब लास्ट सेक्शन के लास्ट क्वेश्चंस को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 का डी। तो चीन के संविधान क्या बोल रहा है कि चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए।
तो यहाँ पे इसका आंसर देखेंगे कि चीन का संविधान जो है विशिष्ट और व्यापक दस्तावेज है, जिसमें देश के शासन, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों और राज्यों के संरचना के बारे में विस्तार से बताया गया है। चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। तो अब आइए चलते हैं इसकी विशेषताओं को देखते हैं। तो इसकी विशेषताएं में पहला विशेषता है जो आप पहले एक तरीके से और इसमें लिख सकते हैं। पहले आप सभी चीन की संविधान की विशेषताओं को लिखने से पहले आप यहाँ पर जो है ऐसे 1 2 3 करके पूरे 11 हैं उसको पहले ऐसे लिख लीजिए, फिर उसके बाद उसका वर्णन कीजिए, है ना, व्याख्या कीजिए एक एक करके। तो ऐसे आंसर जो है देखने में अच्छा लगता है। यहाँ मैंने जल्दबाजी में जो है कि पहले 1 2 करके नहीं लिखा, डायरेक्ट इसका विवरण देने लगी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन का आंसर देते समय पहले इन 10 को एक बार सिर्फ सिंगल वर्ड में जैसे एक लाइन में लिख दीजिएगा 1 2 3 करके, फिर उसके बाद इसका विवरण नीचे से दीजिएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट है कि छोटा संविधान जो है चीन का संविधान क्या है, छोटा संविधान है। चीन का वर्तमान संविधान 4 दिसंबर 1982 को अपनाया गया था, जिसमें केवल 138 अनुच्छेद है। यह संविधान चीन के इतिहास का चौथा संविधान है और इसके पहले जो है 1954, 1975 और 1978 में संविधान बनाए गए थे। आगे देखेंगे सेकेंड विशेषता क्या है, लिखित तथा निर्मित है। यह क्या है, लिखित तथा निर्मित है। चीन का संविधान लिखित और निर्मित है, जिसका मसौदा एक विशेष समिति द्वारा तैयार किया गया था। यह संविधान राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा अपनाया गया था। तीसरा है लचीला। चीन का संविधान कैसा है, लचीला भी है। चीन का संविधान लचीला है, जिसमें संशोधन करने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा रखा जा सकता है या कांग्रेस के 1/5 सदस्यों द्वारा। तो इस तरीके से आगे देखेंगे फोर्थ, लोकतांत्रिक केंद्रवाद। चीन के संविधान में लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत अपनाया गया है, जिसमें केंद्र और प्रादेशिक सरकारों के बीच शक्ति वितरण का सिद्धांत है। आगे नेक्स्ट देखेंगे पांचवा, जनवादी लोकतंत्र तानाशाही। तो चीन के संविधान के अनुसार चीन एक जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला राज्य है, जिसमें श्रमिक वर्ग का नेतृत्व होता है। छठा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। चीन के संविधान में समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें उत्पादन के साधनों का केवल 2 प्रकार का स्वामित्व और श्रमिकों द्वारा समाजवादी सामूहिक स्वामित्व होता है। आगे नेक्स्ट देखेंगे सातवां, बहुल राज्य। अब इसमें देखेंगे बहुल राज्य। चीन के संविधान के अनुसार चीन एक बहुराष्ट्रीय राज्य है, जिसमें लगभग 56 राष्ट्रीय कौमें रहती हैं। आठवां है एकात्मक शासन प्रणाली। चीन के संविधान में एकात्मक शासन प्रणाली है, जिसमें समस्त देश का शासन एक ही स्थान से संचालित होता है। नवां है नागरिकों के मौलिक अधिकार का कर्तव्य। ठीक है, यहाँ पे अब नवा देखेंगे कि नागरिक के मौलिक अधिकार को कर्तव्य। चीन के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, जिसमें कानूनी समानता, राजनीतिक अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं और आर्थिक अधिकार शामिल है। 10वां है एक दलीय प्रणाली। चीन का संविधान जो है उसमें एक दलीय प्रणाली है। इसमें साम्यवादी दल ही एकमात्र दल होता है और सरकार भी होता है। नेक्स्ट है लास्ट 11वां, राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना। चीन के संविधान में राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना भी 5 वर्ष में होती रहती है। ठीक है, 5 वर्ष के अंतर्गत। तो ये थे पूरे पॉलिटिकल साइंस के आंसर्स की। ठीक है, PYQ के। तो ऐसे ही अब हम इवेंट सेमेस्टर के भी PYQ लेकर आएंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो इस सेशन को शेयर भी कर दीजिए ताकि आप सभी के फ्रेंड्स को भी आंसर्स जो हैं सही से पता चल सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे।